करने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले की जो क्लासेस हैं उनमें टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमें टेंसेस के बारे में जो है बता दीजिए, हमें टेंस तो आते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिस जो है नहीं की है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कौन से टेंस को कब बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको ये जो रूल्स हैं, रूल्स तो आने चाहिए। ठीक है, कि भाई कौन से टेंस में कौन सा फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप ये जो रूल्स हैं अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि कौन सा रूल हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में अलग अलग प्रकार के आपके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनके बेसिस पर आप इनके टेंसेस को पहचानते हैं। ठीक है, इन तीनों में ही आपका इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, आपका परफेक्ट, चलो तो ये प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी आपके यही वाले होते हैं तीनों। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर जो है इनकी हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पर इनको थोड़ा अलग कर देते हैं हम। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपका लगता है डू डज, पास्ट में लगेगा डिड और फ्यूचर में आपका लगेगा विल। ठीक है, इधर कॉन्टिन्यूअस में आपका लगेगा इज एम आर, ठीक है, पास्ट में लगेगा वाज वर। ये सब आपको पता होना चाहिए जब आप सेंटेंसेस को बनाओगे। ठीक है, इधर लगेगा विल बी, इधर आपका परफेक्ट में आएगा हैज या हैव में से कोई एक। ठीक है, पास्ट में आएगा हैड और फ्यूचर में आपका आएगा विल हैव। क्या आएगा? विल हैव। और जब आप इन्हीं को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओगे तो इनके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएगा बिन। ठीक है, ये जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है इन्हीं के साथ आप बिन का इस्तेमाल कर लोगे, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, ना तो आपसे टेंस पहचान में आएगा, ना आपसे कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलो तो ये चीजें जिनको याद है वो आज की क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस की शुरुआत हम करते हैं इंडेफिनिट से। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथ के साथ मैं आपको इसका नाम, इसका फॉर्मूला और यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और कुछ इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपको करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। एक बात और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अब से जो हमारी क्लास होंगी उसमें जो लास्ट के 10 मिनट होंगे, ठीक है, लास्ट के जो 10 मिनट होंगे उसमें हम इंग्लिश के एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश को थोड़ा डीप में लेकर चलेंगे, एक टॉपिक रोजाना बिल्कुल डीप में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास नॉर्मल आपकी रहेंगी जो शुरू में चलती है स्पोकन इंग्लिश की, उसके बाद की जो जैसे क्लास हमारी 40-45 मिनट की होती है, तो जो लास्ट के 10 मिनट होंगे उसमें हम डीप कॉन्सेप्ट जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर के उनको जो है सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनको डीप इंग्लिश सीखनी है, जिनको मतलब इंग्लिश में गहराई से पढ़ना है, वो लास्ट की क्लासेस में जो है जरूर जुड़े। ठीक है, जरूर ज्वाइन करें। चलो तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सेंटेंस को बनाना है। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। देखो ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, ये मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे टेंसेज को जो है एक्सप्लेन करूंगा। टेंसेज अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना टेंस बाय चिंटू सर, आपको हमारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने 3 सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करके दिखा रखा है। यहां पे लिखा हुआ है कि वह पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ती है, यानी कि नियमित रूप से पढ़ने का मतलब है कि वो रोजाना पढ़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। ठीक है, देखो वह पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ती है, वे बैंक में काम करते हैं, मैं दोपहर में लंच करता हूं। मतलब देखो लास्ट से आपको देखने को क्या मिला है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। क्या लिखा हुआ है? कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ऐसा मीनिंग आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने हिंदी से इंग्लिश में बहुत ट्रांसलेशन किया है, अगर आप इंग्लिश को देख करके हिंदी में ट्रांसलेशन कर पाओगे तो समझ जाओ ये टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो
हमने ऐसे सेंटेंस बहुत बनाए हैं कि भाई वो स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, वो खाता है, वो सोता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश को समझ के उसकी हिंदी समझ जाएंगे तो समझ जाओ कि भैया आपको इंग्लिश आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भैया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भी आप सीख जाओगे, लेकिन वो चीज आपने पहले कई बार कर रखी है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं इनकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डॉग्स बार्क लाउडली, ठीक है। तो ये डॉग्स कौन है? ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? यहां पे डायरेक्ट वर्ब आती है, ठीक है। तो बार्क हमारी क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। डॉग्स का मतलब है कुत्ते, ठीक है। बार्क का मतलब वो भौंकना है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है? लाउड, जैसे बोलते हैं ना लाउड स्पीकर, आपने सुना होगा। लाउड मतलब तेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? डॉग्स बार्क लाउडली, यानी कि कुत्ते क्या करते हैं? तेज भौंकते हैं, ज्यादा जोर से भौंकते हैं, ऐसी कुछ इसकी हिंदी होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कुत्ते तेज या फिर जोर से, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोर से भौंकते हैं, ठीक है। भौंकते हैं या जो भी है उनकी बात करते हैं, अपना आप करते होंगे, कुत्ते आपस में बात है ना, हमें तो ऐसे ही लगता है कि भौंकते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है ही प्लेज द गिटार। अच्छा पता है ये यहां पे प्ले में SEIS क्यों लगा है? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम है, तो ही वर्ब में SEIS आपका लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। और वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ही आपका ही सी इट के अंदर आता है, इसलिए प्ले में SEIS लगा है, ठीक है। तो ही प्लेज, प्लेज का मतलब यही नहीं होता है कि वो खेलता है। प्लेज का मतलब ये नहीं होता। प्ले के 3-4 मीनिंग होते हैं। एक प्ले का मतलब होता है खेलना, एक प्ले का मतलब होता है जैसे कोई चीज प्ले कर दो, म्यूजिक प्ले कर दो, बजाना है ना, चलाना। एक प्ले का मतलब होता है नाटक। नाटक आपने देखो कि प्ले जो है नाटक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ही प्लेज, ये व्यक्ति प्ले करता है क्या? गिटार, यानी कि ये व्यक्ति गिटार को बजाता है। इसकी हिंदी ऐसी बनेगी, तो कैसे बोलेंगे? वह गिटार बजाता है। क्या लिखा हुआ है? वह गिटार बजाता है। देखो यहां पर ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ये जो इंग्लिश के शब्द है ना, इनका हिंदी में मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सही से ट्रांसलेशन कर पाओगे। आगे लिखा हुआ है बर्ड्स। अच्छा देखो सेंटेंस में जिस तरह से फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगा हुआ है, बस इसको आपको पहचानने की जरूरत है। सबसे पहले सब्जेक्ट है बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स हमारे एक से ज्यादा है, उसके बाद आएगी वर्ब, इसलिए वर्ब में SEIS नहीं लगा है, क्योंकि बर्ड अगर अकेला होता तो हम लगा सकते थे SEIS, लेकिन बर्ड एक से ज्यादा है, बर्ड्स हमने लिख दिया, तो हम यहां पे लगाएंगे सिंग, ठीक है। तो बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। बर्ड्स यानी कि पक्षी, सिंग मतलब गाते हैं, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह में। तो हिंदी कैसे बनेगी? पक्षी सुबह गाते हैं। कैसे बोलेंगे? पक्षी, ठीक है। पक्षी सुबह, सुबह क्या करते हैं भैया? गाते हैं, ठीक है। तो पक्षी सुबह गाते हैं, इस तरह से बनाओगे। देखो द सन, अब आप बोलोगे सर ये दा ही क्यों नहीं हुआ सब्जेक्ट? भाई ये दा नहीं हो सकता सब्जेक्ट, इसके साथ ये पूरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। दा तो एक तरह से आपने आर्टिकल देखोगे ना, ए एन दा, उनमें से आ गया, ठीक है। तो ये तो भैया कोई गिनती वगैरह ऐसी चीजों बताने के लिए कोई स्पेशल चीज है, आपने पढ़ा होगा नदी पर्वत, कोई स्पेशल बुक है, कोई स्पेशल व्यक्ति है, ऐसी चीजों के लिए या काउंटिंग बताने के लिए ए एन दा यानी कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो हमने सन के बारे में बात की, असली सब्जेक्ट हमारा सन है, तो बोलेंगे द सन राइजेज। अच्छा देखो सन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, इसलिए राइज में SEIS लग गया है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम है ना, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट आपका पूरब हो गया, पूरब दिशा, ठीक है। द रन राइजेज का मतलब है उगता है। कहां पे उगता है? इन द ईस्ट, ईस्ट में, पूरब में। तो जो सूरज है वो कहां पे उगता है? पूरब में उगता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सूर्य पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट में जाते जाते आज हम एक एडवांस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एडवांस चीजें भी हम सीखने वाले हैं। चलो आगे लिखा हुआ है सी गोज टू द जिम एवरी डे, ठीक है। तो ये कौन है? ये कोई लड़की है सी। ये गोज का मतलब होता है जाता, जाती या जाता जो भी है, जाती है। कहां जाती है? जिम जाती है। कब जाती है? एवरी डे, रोजाना जाती है। तो कैसे बोलेंगे? सी गोज टू द जिम। ये लड़की कहां जाती है? जिम जाती है, एवरी डे, रोजाना जाती है। तो कैसे बोलेंगे? वह रोजाना, वह रोजाना जिम जाती है, ठीक है। वह रोजाना जिम जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाओगे। आज हमने
इंग्लिश से हिंदी में बनाया है, ठीक है। आपने हिंदी से इंग्लिश में बहुत बार ट्रांसलेशन ये कर लिया है, मैंने भी अपने चैनल पे पता नहीं कितनी बार इसकी क्लासेज अपलोड कर रखी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को, इधर हम हिंदी में भी बनाएंगे इंग्लिश में भी बनाएंगे, ठीक है। दोनों तरह के यहां पर जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये वाला रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आपका लगने वाला है, ठीक है। अब यहां पर सेंटेंस का मीनिंग ये रहेगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं, अभी कर रहा हूं किसी काम को, या कोई अभी किसी काम को कर रहा है, तब ये वाला टेंस लगता है, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा हूं यानी कि अभी लिख रहा हूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको तो अभी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। इस तरह से वे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल ही रहे हैं अभी, ठीक है। वह रात का खाना बना रही है, मतलब अभी बना ही रही है। जिन चीजों को हम अभी होते हुए देखते हैं या देख रहे हैं उनको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस बनाया हुआ है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। ये आई के लिए आ गया मैं, एम में जो आया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसकी वजह से आ गया है, ठीक है। राइटिंग आपका आया है किसकी वजह से, लिखने की वजह से। ए लेटर आपका है पत्र, एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वहां से आ गई। राइट में आईएनजी लगा के हमने वर्ब लिख दी और लेटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, एक पत्र लिख रहा हूं। अब यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, तो वे कौन है भैया, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो इनके लिए हम लगाएंगे दे। क्या लगाएंगे, दे। तो क्या बोलेंगे, दे। अब दे के साथ सब्जेक्ट हमने लिख दिया, इजएमआर में से क्या आना चाहिए, आर आएगा। दे आर, काम क्या कर रहे हैं, खेलने का। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले में लगाएंगे आईएनजी, दे आर प्लेइंग, ठीक है। वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। इधर जगह नहीं बची है तो क्रिकेट को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सी इज कुकिंग डिनर, यानी कि वह खाना बना रही है। डिनर मतलब शाम का, रात का, ठीक है। तो वो रात का क्या बना रही है, खाना बना रही है। इधर लिखा हुआ है कि हम एक फिल्म देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भैया, एक फिल्म देख रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो देख कौन रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी। वी के साथ क्या आएगा, इजएमआर में से आर आएगा, वी आर। काम क्या कर रहे हैं, देखने का। देखने को बोलते हैं वॉच, है ना, और इसमें लगा दोगे आईएनजी, ठीक है। तो वी आर वॉचिंग, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक फिल्म। एक फिल्म को मैं इधर लिख देता हूं तो लिख देंगे ए फिल्म या ए मूवी, ठीक है। तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वी आर वॉचिंग अ फिल्म या अ मूवी, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। इधर फिर से एक बना हुआ है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये आपके लिखे हुए हैं इंग्लिश में, इनकी हिंदी हमें ट्रांसलेट करनी है। जैसे हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वैसे ही हम इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे इस वाले टेंस में, तो लास्ट में कुछ इस तरह का मीनिंग निकालना है कि कोई कुछ कर रहा है, ये मीनिंग आपको निकालना है, ठीक है, तभी ट्रांसलेशन सही होगा। मैंने बोला ही यानी कि ही का मतलब होता है वह, ठीक है, वह मैंने लिख दिया। अब यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पता चल रहा है हमें, तो ही इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, गिटार को बजाना या चलाना सीख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ही इज लर्निंग, लर्न का मतलब होता है सीखना, प्ले का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था, कुछ चीज प्ले करना, बजाना या सीखना। क्या चीज, गिटार। तो बोलेंगे वह गिटार बजाना सीख रहा है, ठीक है। तो वह क्या बोलेंगे, वह गिटार बजाना या चलाना, ठीक है, वह गिटार बजाना क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है भैया, गिटार बजाना सीख रहा है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है। तो भैया मैं कौन हूं, सब्जेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं, एग्जाम के लिए कर रहा हूं, ऐसा मीनिंग है। तो आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूं, फॉर माई एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए, ऐसे इंग्लिश बनेगी, ठीक है। तो हिंदी कैसे बनाएंगे, हिंदी, मैं पढ़ रहा हूं, किसके लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। अब आप इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसका ट्रांसलेशन करोगे। तो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, अगर इस तरह से आपको हिंदी में कहीं लिखा दिखाई दे
तो समझ जाना इसकी इंग्लिश किस में बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। चलो तो बच्चे ट्रांसलेशन कर रहे हैं साथ के साथ, वेरी गुड। हिना, सुनीता, चांदनी, अर्पिता, मिस्टर इंडियन, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द बेबी, बेबी मतलब बच्चा, इज स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, उसमें लगा दिया आईएनजी। तो मतलब कुछ ऐसा मीनिंग निकालना है कि ये कुछ काम कर रहा है। तो बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा मीनिंग निकालना है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। देखो अगर आपको इनका सेंस याद होगा तो आप अच्छे से बना पाओगे, वरना पता नहीं पीछे आप जैसे मैंने लिख दिया कि वह गिटार बजाना सीख रहा है, आप इसको अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसा बोल सकते हो, वह गिटार बजा रहा है, या फिर वह उसने गिटार बजाया है ना, या उसने गिटार बजा लिया है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो एक्यूरेट मीनिंग निकालने के लिए आपको टेंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस तरह की भाषा या किस तरह का सेंस, किस तरह का मीनिंग हमें निकाल के देता है, ठीक है। तो द बेबी स्लीपिंग, तो कैसे बोलेंगे, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाओगे। आगे देखो, वी आर हैविंग ए पार्टी टू नाइट, ठीक है। तो वी का मतलब है हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, टू नाइट, आज की रात, ठीक है। तो वी आर हैविंग ए पार्टी टू नाइट, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे कि हम एक पार्टी कर रहे हैं, आज रात हम एक पार्टी कर रहे हैं, ऐसे जो है आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे देख। अच्छा, एक बच्चे ने बनाया है, क्या बनाया है, आज रात एक पार्टी में जाना पड़ रहा है। भाई जाने का सेंस यहाँ पे कहीं है ही नहीं, है ना, यहाँ पे जाने का सेंस तो कहीं है ही नहीं, गो तो मैंने लिखा ही नहीं है कहीं पे। ये जो हैविंग है ना, हैविंग, ये हैविंग को लेकर परेशान नहीं होना है। मुझे पता है आपका माइंड कहां पे चला होगा। हैविंग का एक मीनिंग होता है जब इजमार या वाजवर के साथ इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम करना पड़ रहा है या कोई काम करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन यहां पर देखो पार्टी करनी पड़ रही है भैया, हमको ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम। अच्छा देखो यहां पर जो हैविंग है ना, ये मेन वर्ब की तरह आई है। मतलब हैविंग का मेन वर्ब की तरह हम किन सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप हैव को देखते हैं, हैव में तो लगाया आईएनजी है ना, तो हैव का मीनिंग कहां से कर सकते हैं, कुछ मतलब आप बोलते हैं कोई खाने पीने की चीजों में, है ना, या फिर आप किसी देखा होगा आपने लोगों को बोलते हुए जैसे कि हैव अ सीट, है ना, यानी कि बैठ जाइए, तो वो हैव अ सीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हैव और हैविंग ये अलग अलग मीनिंग आपको निकाल के देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। भाई हरिओम ये क्या भेज रहे हो ये, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, ठीक है। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, आज एक पार्टी कर रहे हैं, इस तरह का मीनिंग आपको यहां पर दिखाई देगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। इधर मैंने 3 सेंटेंस पहले बना रखे हैं, फिर आगे के ये हमें ट्रांसलेट करने हैं खुद को, ठीक है। तो लिखा हुआ है, पहले हिंदी पढ़ेंगे, मैंने उस फिल्म को पहले भी देखा है। क्या लिखा हुआ है भाई, मैंने इस फिल्म को पहले भी देखा है। तो यहां पर मीनिंग क्या निकला है, एक और पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। उसने लंदन, या फिर वह आएगा यहां पर, ठीक है, वह लिख देते हैं। तो वह लंदन 2 बार गई है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमने खाना या फिर लंच कर लिया है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। हमने खाना कर लिया है, खाना खा लिया है, या लंच कर लिया है। तो यहां पर देखो कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो प्रेजेंट तक हमने कर लिए हैं, प्रेजेंट तक का कोई एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे उसने फिल्म पहले भी देख रखी है, वो 2 बार लंदन गई है, मतलब अपनी प्रेजेंट तक की बातें बता रहे हैं, उपलब्धि बता रहे हैं, क्या क्या किया है वो चीजें हम बता रहे हैं। तो ऐसे सेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश देखो कैसे बनी है, मैं उस फिल्म को पहले भी देखा है, मैंने उस फिल्म को पहले भी देखा है। तो बोलेंगे आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, ठीक है। बिफोर का इस्तेमाल पहले के लिए हुआ है। वह लंदन 2 बार गई है, तो क्या लिखा हुआ है, सी हैज विजिटेड लंदन ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस भी आपको देखने को मिल सकता है, उसका मतलब है 3 बार। वंस का मतलब होता है 1 बार, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी ईटन लंच, मतलब हमने लंच कर लिया है, हम पहले ही लंच कर चुके हैं, या पहले से ही हमने लंच कर लिया है, ऐसा मीनिंग दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखो, दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, मतलब वे इस सिटी में 5 सालों से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, या फिर 5 सालों से इस सिटी में रहते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको इस सिटी में 5 साल हो गए हैं रहते हुए, ठीक है। तीनों तरह से आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर जो हिंदी के सेंटेंस है इनको इंग्लिश में
ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हमसे इनका ट्रांसलेशन होता है या नहीं होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने कभी, मैंने नहीं, मैं है यहां पे, ठीक है, ये गलती से हो गया। मैं कभी जापान नहीं गया, ठीक है, मैं कभी जापान नहीं गया या फिर मैं कभी जापान नहीं गया हूं, किसी भी तरह से आप इनको बोल सकते हैं। तो मैं कभी कहां नहीं गया हूं, जापान नहीं गया हूं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मैं कभी जापान नहीं गया हूं। करो जल्दी से ट्रांसलेट, इसका क्या ट्रांसलेशन होने वाला है। मैं कभी कहां नहीं गया हूं भैया, जापान नहीं गया हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट तक का अनुभव बता रहे हैं, कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव नेवर विजिटेड, ठीक है, जापान, ठीक है। तो भैया मैं अभी तक जापान नहीं गया हूं या फिर मैं कभी जापान नहीं गया हूं, इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। तो आई हैव नेवर विजिटेड जापान, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस को कम कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो भी हमारा आ जाए साथ के साथ, ठीक है। चलो तो इसको छोटे स्पेस में लिख देते हैं। हम बोलेंगे आई हैव नेवर, ठीक है, विजिटेड, आई हैव नेवर विजिटेड जापान, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उसने अभी अपनी किताब पूरी की है, यानी कि उसने अपनी अभी किताब पूरी की है, इसका मतलब है कि उसने अपनी किताब कंप्लीट कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली है उस किताब की जिस किताब में से वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो उसने अपनी किताब जो है पूरी की है, पूरी पढ़ ली है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। तो उसने की है, इसने, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज, ठीक है, ही हैज, अभी के लिए लिखेंगे जस्ट, ही हैज जस्ट, कंप्लीट करना, पूरी करना, ठीक है, कंप्लीटेड, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड, क्या पूरी की है, किताब, ठीक है। किसकी किताब, अपनी किताब, ठीक है। अगर ये कोई लड़का है लड़की है उसके हिसाब से पीछे हिम हर हिज जो भी है वो आप उसके हिसाब से लगाओगे, ठीक है। तो भैया ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज बुक, ठीक है, हिज बुक। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वी हैव विजिटेड द म्यूजियम ऑलरेडी, मतलब हम म्यूजियम में पहले ही जा चुके हैं, हमने म्यूजियम पहले ही देख रखा है, हम पहले ही कई बार जा चुके हैं। इस तरह का मीनिंग आपको यहां से दिखाई देगा। तो हमने म्यूजियम पहले ही देख लिया है, मतलब पहले ही जा चुके हैं, पहले ही देख रखा है हमने, ठीक है। इस तरह से यहां पे आपका ट्रांसलेशन होगा। चलो तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही हैज बॉट ए न्यू कार। बॉट का मतलब होता है खरीदना, क्या खरीदी है, न्यू कार। तो उसने एक नई कार खरीदी है, ऐसा मीनिंग इसमें आएगा। उसने एक नई कार खरीदी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसने एक नई कार खरीद ली है, यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसने एक नई कार खरीद ली है भी आ सकता है पीछे। तो भैया हमें मेन फोकस करना है कि काम क्या किया है। ये लास्ट में ली है, दी है, ये लिखा है, नहीं लिखा है, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आई हैव नोन, ये न्यू की थर्ड फॉर्म है, न्यू का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो आई हैव नोन हिम, किसको जानते हैं हम, उसको। आई हैव नोन, मैं जानता हूं, हिम, उसको, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, इसको तो मैं 10 सालों से जानता हूं, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, ठीक है, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं। इस तरह से आपका इसका ट्रांसलेशन बनेगा। दे हैव नेवर टेस्टेड बर्गर, मतलब इन लोगों ने कभी भी टेस्ट नहीं किया है बर्गर को। तो उन्होंने कभी बर्गर को चख के नहीं देखा है, उसका स्वाद नहीं लिया है, उसको टेस्ट नहीं किया है। इस तरह की जो हिंदी है वो आपकी यहां से निकल के आएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेतन, हसीब, हरिओम, हिना, चलिए यश, कुलदीप, अर्पिता, वेरी गुड। चलो तो यहां पर हमने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिया है, ठीक है। और इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है, इसका आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स वगैरह कुछ बना रहे हैं तो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसमें हम हैज, हैव के साथ बिन लगाएंगे, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में सिंस फॉर के बाद टाइम को लगा देंगे, ठीक है। यहां पर मीनिंग क्या होगा, कल मैंने समझाया था कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, ये फिर से यहां पे उसने ही आ गया है ना, इसको सही कर देते हैं। यहां पे उसने नहीं आएगा, ये वाला आएगा यहां पे वह, ठीक है। क्या आएगा, वह आएगा। तो चलो वह लिख देते हैं,
वह, ठीक है, वह 1 साल से फ्रेंच सीख रही है। तो देखो वो किसी काम को कर रही है, ये तो हमें पता चल गया है ना, ये तो हमें पता चल रहा है कि वो किसी काम को कर रही है। लेकिन इसमें काम को कर रही है, इसके साथ ये भी बता दिया कि टाइम क्या है, काम को कब से कर रही है, 1 साल से कर रही है। और यही मैंने आपको पहचान बताई थी। देखो अगर इसमें से 1 साल को मैं गायब कर दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, वह फ्रेंच सीख रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनना चाहिए, बनेगा, है ना। लेकिन जब इसमें टाइम दे दिया जाएगा कि किसी भी काम को कब से कर रहे हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका लगता है, ठीक है। अब देखो हर किसी में टाइम होगा, अगर वैसे आप पहचानोगे लास्ट में देख करके तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस ही दिखाई देगा। जैसे ही आप इन सेंटेंसेस में से टाइम को हटा दोगे, समय को निकाल दोगे, तो टेंस जो है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन इसमें टाइम है, काम कब से हो रहा है ये बताया गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो भैया वह 1 साल से अंग्रेजी सीख रही है, तो हैज हैव के साथ बिन लगेगा और वर्ब आईएनजी वाली लगेगी। तो वह कौन है, ये लड़की है, ठीक है, वह कौन है, ये कोई लड़की है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सी, उसके बाद हैज बिन लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज बिन आ गया। काम कर क्या रही है, पढ़ने का, सीखने का, तो लर्न में लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा लर्निंग। सी हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रही है वो, फ्रेंच सीख रही है। फ्रेंच कब से सीख रही है, सिंस या फॉर में से एक आएगा, फॉर अ ईयर, वो 1 साल से अंग्रेजी या फ्रेंच जो भी भाषा है उसको सीख रही है। इस तरह से ट्रांसलेशन है, ठीक है। हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, सुबह से। अगर मैं यहां से सुबह से हटा दूं तो क्या बनेगा, हम बस का इंतजार कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सुबह से कर रहे हैं, भैया आप बज गए हैं, जैसे 12 बज गए, अब सुबह से मानी कि आप 8-9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, बस नहीं आई, तो ऐसा कुछ मीनिंग, बस सुबह से कर रहे हैं यार इंतजार, खड़े खड़े पागल हो गए, बोलते हैं ना ऐसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। हम के लिए लिखेंगे वी के साथ हैव आता है और उसके बाद बिन हमें लगाना है। फिर काम क्या कर रहे हैं, इंतजार करने का, इंतजार करने को वेट बोलते हैं, उसमें लगेगी आईएनजी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, किसके लिए, बस के लिए, कब से, सिंस मॉर्निंग। ये मत सोचना ये फॉर तो बस के लिए आया है, ठीक है, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए कर रहे हैं, इसलिए आया। फॉर का मतलब के लिए भी तो होता है, टाइम के लिए तो आएगा। जब टाइम के लिए आएगा तो इसके तुरंत बाद टाइम दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ये टाइम लिखा हुआ है तुरंत बाद इसके, लेकिन यहाँ पे इसके बाद टाइम थोड़ी है, बस लिखा हुआ है, तो मतलब बस के लिए इंतजार कर रहे हैं सुबह से, ठीक है। इस तरह से बनाओगे। अब यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस है, इनको इंग्लिश में बनाते हैं। वे उस घर में बहुत समय से रह रहे हैं, यानी कि इस घर में रहते हुए इनको बहुत टाइम हो गया है, इस घर में रहते हुए इनको बहुत टाइम हो गया है, ऐसा मीनिंग दिखाई दे रहा है ना। तो वे उस घर में बहुत समय से रह रहे हैं, तो बोलेंगे हम दे, ठीक है, दे, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं ना, चलो, तो बोलेंगे दे हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं भैया, वो इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि भाई यहाँ पे बहुत समय से रुके हुए हैं, तो आप स्टे का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, स्टेइंग। रह रहे हैं तो लिविंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिविंग में 2 होते हैं, एक छोड़ने वाला होता है, एक रहने वाला होता है, ठीक है, एक छोड़ने वाला होता है, एक रहने वाला। कुछ बच्चे इनको इजमार के द्वारा बना रहे हैं, भैया इजमार नहीं लगेगा, सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हैज हैव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेइंग या लिविंग दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग या स्टेइंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग, किस में रह रहे हैं, उस घर में, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस, इन दैट हाउस, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस, कब से रहे हैं, बहुत समय से। तो आगे आप टाइम के लिए लिख दोगे फोर के द्वारा भी सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। और कितने समय से, बहुत समय से, ठीक है। यहां पे लिख दोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। चलो, बच्चों ने कुछ ने लिखा है 4 आवर्स, कुछ ने लिखा है फुल डे, कुछ लोगों ने लॉन्ग टाइम लिखा है, ठीक है। तो भैया डे वे तो यहां पे आएगा नहीं, आवर भी नहीं आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम यहां पे आ जाएगा। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय से, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है, आपने क्या की है, पूरे दिन पढ़ाई की है। कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव, ठीक है, आई हैव स्टडीड, या ऐसे लिखोगे। अच्छा मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है, क्या इसको भी हैज हैव के द्वारा ही बनाओगे आप। आई हैव स्टडीड फुल डे, वेरी गुड, हैज हैव के द्वारा बनेगा, लेकिन इसमें बिन नहीं लगेगा।
क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। तो ये बीच में अलग से आ गया है, तो इसको हमें पहचानना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, डायरेक्ट हैव के बाद वर्ब लगाएंगे। तो आई हैव स्टडीड होल डे, ठीक है, ऐसे आप बनाओगे। ऑल डे भी लिख सकते हैं, ऑल डे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है भैया ऑल डे नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप ऑल डे लिखना चाहते हैं तो ऑल डे भी लिख सकते हैं, ऑल द डे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने घंटों से पियानो की प्रैक्टिस की है, उसने नहीं, ये वह की जगह उसने भैया बहुत गड़बड़ कर दिया है ना। चलो, तो उसने नहीं है, यहाँ पे है वह, क्या है, वह है, ठीक है। तो ये उसने नहीं है, ये वह है, इसको वह समझ लो। वह घंटों से पियानो की क्या कर रही है भैया, प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। तो वह घंटों से पियानो की क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, वह है, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से, वह घंटों से पियानो की प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे, चलो तो बोलेंगे शी हैज बिन, ठीक है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, पियानो कब से कर रही है, घंटों से, ठीक है। फॉर, अब घंटों के लिए लिखोगे आवर्स, क्या लिखोगे, आवर्स, ऐसे, ठीक है। तो शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर आवर्स, वो घंटों से क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है पियानो बजाने की, ठीक है। चलो वेरी गुड भाई, वेतन हीना भाई, थोड़ा सांस ले लो, बच्चों को भी लिखने दो, ठीक है। चलो, तो अब ये हैं, इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अभी हमने इंग्लिश में देखा था, अब हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन होगा ये देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा ये तो पहले ही बना हुआ है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मैं काम कर रहा हूं, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे, फॉर कब से, 2 months, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 महीनों से काम कर रहा हूं। इसकी हिंदी ये बनेगी, ठीक है। आगे देखो, ही हैज बीन वर्किंग, मतलब वह काम कर रहा है, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, कब से, सिंस ग्रेजुएशन, जब से उसने अपनी ग्रेजुएशन की है, डिग्री की है, तब से इस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा मीनिंग निकलेगा। दे हैव बीन प्लानिंग, वो प्लान कर रहे हैं, द ट्रिप, ट्रिप को, पिकनिक पे जाते हैं ना वो वाला ट्रिप, 4 weeks, हफ्तों से, यानी कि वो कई हफ्तों से ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अच्छा यहां पे ये आपको मीनिंग कैसे निकालना है कि वो हफ्तों से कर रहे हैं, हफ्तों के लिए, तो यहां पे हफ्तों के लिए है, ठीक है, ये मैंने नहीं देखा था 4 ढंग से, ठीक है। तो दे हैव बीन प्लानिंग द ट्रिप 4 weeks, हफ्तों के लिए, ठीक है, ऐसे आप समझ जाओगे। आगे देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूं, लिविंग यानी रहना, इस दिस, इन दिस हाउस नहीं, सिटी है, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, मैं इस घर में रह रहा हूं या इस सिटी में रह रहा हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, अभी आया था ना ऊपर लंबे समय से, तो उसका मतलब मैंने लिखवाया था लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इस सिटी में कई, मतलब बहुत सारे समय से, लंबे समय से रह रहा हूं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप जो भी कोर्स आपको लेना है आप ले सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम किसी ने पास्ट में किया, कोई काम किसी ने पास्ट में किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले समर में पेरिस यात्रा की, यानी कि पीछे जो समर थी उसमें मैंने पेरिस यात्रा की थी, तो या फिर मैं पेरिस गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई विजिटेड पेरिस, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लास्ट समर, तो लास्ट समर में मैंने पेरिस में यात्रा की थी, पेरिस गया था, ऐसा बोल सकते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, मतलब इन्होंने प्लेड यानी कि खेला है क्या, फुटबॉल, कब, यस्टरडे, कल, तो उन्होंने कल फुटबॉल खेला, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। उसने 2 साल पहले अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, या डिग्री कंप्लीट कर ली थी, या डिग्री को कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था, कैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, उसने, कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज डिग्री कब कर ली थी भैया, 2 साल पहले, है ना,
2 years, यहां पे लिख देंगे 2 years ago, ठीक है। ऐसे आप इस सेंटेंस को बनाओगे। आगे के जो 2 हैं ये आपको ट्रांसलेट करने में आपको बता देता हूं कैसे होगा। हम पिछले हफ्ते स्कूल गए थे। अब स्कूल जाने के लिए वेंट का इस्तेमाल करोगे तो बोलोगे वी वेंट टू स्कूल लास्ट वीक, हफ्ते है, ठीक है। तो वी वेंट टू स्कूल लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते कहां गए थे? स्कूल गए थे। उसने जापान में पढ़ाई की थी, तो कैसे बोलेंगे? ही स्टडीड इन जापान, ही स्टडीड इन जापान। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आपको यहां पे करना है, ठीक है। आगे देखो, इनकी बनानी है हिंदी। इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट। अच्छा, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, इट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में डायरेक्ट। हैविली का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी से। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। रेन्ड का मतलब है बारिश। क्या मतलब है इसका? बारिश। तो कैसे बोलेंगे? इट रेन्ड हैविली, यानी कि कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, आई थी, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। सी बॉट, इसने खरीदा। क्या खरीदा? ए न्यू कार, यानी कि इसने एक नई कार खरीदी 2 months ago, 2 महीने पहले। तो इसने एक नई कार खरीदी थी 2 महीने पहले, ठीक है। वी सा ए ग्रेट मूवी। सा का मतलब होता है सी की सेकंड फॉर्म, सी का मतलब होता है देखना। तो हमने देखी एक ग्रेट, एक महान मूवी, एक अच्छी मूवी लास्ट फ्राइडे को, लास्ट शुक्रवार को हमने एक अच्छी मूवी देखी थी। इसका मीनिंग है ये वाला, ठीक है। आगे देखो, ही विजिटेड हिज फैमिली। ही विजिटेड यानी कि वो गया था अपनी फैमिली के पास। कहां पे? इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है। वी लिव्ड, हम रहते हैं इन दैट हाउस, उस घर में फॉर 10 years, 10 सालों से। वी लिव्ड इन दैट हाउस, हम उस घर में रहते हैं 10 सालों से। इस तरह से आप जो है इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हमारा टाइम हो गया है कि हम जो अपना एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना था आज, अभी लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। तो अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं। बाकी इसके आगे की जो प्रैक्टिस है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलो, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम देखेंगे एडवांस्ड इंग्लिश को, ठीक है। एडवांस्ड इंग्लिश, इसमें हम क्या सीखेंगे? देखो, लास्ट में अब रोजाना लास्ट की जो 10 मिनट रहा करेंगी उसमें हम इंग्लिश ग्रामर के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं जिनके द्वारा आप इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। आपने बड़े बड़े सेंटेंसेस देखे, उनका एक्यूरेट मीनिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? देखो, उसके लिए हमें जरूरत होती है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कई बार आपको करवा रखा है, बाकी बात बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, ए, ठीक है, ए ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे ए वेरी, ठीक है, ब्यूटीफुल, ए वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु इज गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द प्लास्टिक, ठीक है, टूवर्ड्स द प्लास्टिक। या फिर आप बोल सकते हैं टूवर्ड्स द न्यू प्लास्टिक चेयर, ठीक है, टूवर्ड्स द न्यू प्लास्टिक चेयर। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें हमारी इस्तेमाल होने वाली हैं वो क्या क्या है? यहां पर एक हमारा इस्तेमाल होगा नाउन, ठीक है। क्या होगा? नाउन। दूसरे नंबर पे हमारा होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा इस्तेमाल होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा इस्तेमाल होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। अब डेली आप 10 मिनट पढ़ोगे तो धीरे धीरे हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे ये बातें, ठीक है। चलो, तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर हम ले रहे हैं तो वो नाउन है, ठीक है। तो नाउन में आप किसी का भी अगर नाम ले रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है, जाति है, समुदाय है, कुछ भी है, नाउन है, नाम है, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता जो बताता है, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है
देखो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा नाउन की और प्रोनाउन की, यानी कि किसी वस्तु की, ठीक है, जिसका अपना नाम है। एडजेक्टिव बताएगा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। एडवर्ब बताएगा एडजेक्टिव की विशेषता प्लस में वर्ब की विशेषता। देखो यहां पर जो एडवर्ब है, ठीक है, ये जो एडवर्ब है इसको मैं आपको अलग पेज में बताता हूं। देखो जो आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बताएगा, या तो नाउन के बारे में बताएगा या आपको प्रोनाउन के बारे में बताएगा। और इन दोनों की क्या बताएगा, विशेषता। इन दोनों की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, इन दोनों के गुण बताएगा, ठीक है। जबकि जो आपका एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता। एडवर्ब या तो हमें वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, एडवर्ब या हमें किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर ये अपने बारे में ही कुछ बता देता है, ठीक है। ये देखो अपने बारे में भी बता सकता है, वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब की भी। जबकि जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये आपकी एडजेक्टिव एडवर्ब हो गई। प्रीपोजिशन आप जानते हैं, प्रीपोजिशन क्या करती है, प्रीपोजिशन किसी की अवस्था बताती है, पोजीशन बताती है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको पता होना चाहिए। आपने ऑब्जेक्ट सुना होगा और मैंने आपको ऑब्जेक्ट को कई बार पढ़ा रखा है। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही वस्तुओं का होता है, या तो ऑब्जेक्ट आपका नाउन का आएगा या फिर प्रोनाउन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दो ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, या नाउन या प्रोनाउन। लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता किसका है, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही वस्तुओं का हो सकता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक हो जाएगी आपकी वर्ब और एक हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो ही चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का होगा। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, व्हाट और हुम का सवाल करते थे, किससे, वर्ब से करते थे, ठीक है। अब यही सारी बातें आपके सेंटेंस में काम आएंगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, एक आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपको यहां पर सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें सब्जेक्ट क्या है। अब तक हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था, छोटे छोटे शब्दों को, ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीजें हमने सब्जेक्ट में पढ़ी थी, है ना। लेकिन यहां पे आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहां पे तो मुझे ना तो कहीं ही, सी, इट दिख रहा है, ना आई, वी, यू, दे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट पहले आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ए वेरी, है ना, या फिर सर ब्यूटीफुल को भी जोड़ दो, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आप सोचोगे। लेकिन ना तो ए सब्जेक्ट है, ना वेरी सब्जेक्ट है, ना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए वेरी ब्यूटीफुल। ए का मतलब होता है एक, ठीक है। वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। क्या है ये सुंदर, ये सुंदर है भैया लड़की। क्या है, लड़की। तो देखो यहां पे ये जो लड़की है इसके लिए ही सुंदर आया है, और इस सुंदर के लिए बहुत आया है, और ये लड़की एक है, इसके लिए हमने ए का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये जो लड़की है, ये जो यहां पे लड़की लिखी हुई है, गर्ल जो लिखा हुआ है, इसी के लिए ये सारी चीजें आपकी आगे आई हैं। इसी के लिए क्या आई हैं, ये सारी चीजें आपकी आगे आई हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां पर जो ये गर्ल है ना, ये वाली जो गर्ल लिखा हुआ है, ये गर्ल ही आपकी क्या है, ये गर्ल है जिसके लिए सारी चीज आई हैं। गर्ल ही ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल है कितनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये ए भी आपका गर्ल के लिए आया है। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसके बारे में ही बातें कर रहा है फिलहाल। यही इसकी ही विशेषता बताई गई है कि ये कैसी है, ब्यूटीफुल है। और जो किसी की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ये गर्ल क्या है, किसी का नाम है ना, किसी मनुष्य का जो धरती पे रहता है उसका नाम है, तो नाम है ये किसी का, ये क्या है, नाउन है। और नाउन के लिए क्या इस्तेमाल, अब इनमें से कैसे पता चलेगा कि क्या एडवर्ब है क्या एडजेक्टिव है। देखो ये क्या है, गर्ल। गर्ल क्या है आपकी, गर्ल है आपकी नाउन। क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये तो आपकी नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल, यानी कि इस लड़की की विशेषता कि ये सुंदर है, कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। और नाउन की विशेषता सिर्फ कौन बता सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बताएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये सुंदर तो है, लेकिन कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है।
तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस ब्यूटीफुल की, कि कितनी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल या कम ब्यूटीफुल। ये गर्ल के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा ना, तो ये एडवर्ब है। क्या है हमारा? एडवर्ब। क्योंकि ये वर्ब, ये एडवर्ब जो होता है ये आपका नाउन के बारे में नहीं बताता, बल्कि आपका एडवर्ब के बारे में बताएगा या वर्ब के बारे में। वर्ब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ए हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? लड़की के लिए। तो आगे की कहानी तो हो गई है, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे लिखा है ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु इज गोइंग टूवर्ड्स, जो जा रही है किसकी तरफ? टूवर्ड्स द न्यू प्लास्टिक चेयर, एक नई प्लास्टिक चेयर की तरफ। अब यहां पे देखो ये हु किसके लिए इस्तेमाल किया है हमने, ये इंटरोगेटिव में तो है नहीं, कभी आप इंटरोगेटिव सोचने लगो। इसकी हिंदी है हु इज गोइंग टूवर्ड्स, जो जा रही है किसकी तरफ। देखो यहां पे सब्जेक्ट नहीं है ना आगे, ये जो हु है किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है। ये कोई लड़की है, ठीक है, ये कोई लड़की है। इस लड़की के लिए मैंने बोला है ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु इज गोइंग, ठीक है। ये ही है वो हु जिसके लिए मैंने हु इस्तेमाल किया है। तो ये हु किसके लिए इस्तेमाल किया है? लड़की के लिए। तो हु क्या है आपका? ये लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पे जो लड़की है ये क्या हो जाएगी? अच्छा देखो ये जो हु है ना, ये यहां पे रिलेट किया गया है किससे? गर्ल से। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोला है किसको? हु को। अब ये जिसके लिए इस्तेमाल होता है, ये हु जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये जिसके लिए इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है सब, एंटीसीडेंट जिसके लिए इस्तेमाल होगा वो एंटीसीडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लड़की एक है इसलिए यहां पे इज आया है, ठीक है। हु ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु इज गोइंग, ठीक है। तो इज के हिसाब से हमने आईएनजी लगा दी। कहां जा रही है? टूवर्ड्स द न्यू प्लास्टिक चेयर। अच्छा देखो टूवर्ड्स क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। मैंने बोला था कहीं भी वाक्य में प्रीपोजिशन आएगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा और उसके तुरंत बाद आएगा। टूवर्ड्स किसकी तरफ जा रही है भैया? वो चेयर की तरफ जा रही है, चेयर की तरफ जा रही है। अब ये चेयर की क्या है विशेषता है कि वो प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, लोहे की है। कैसी चेयर है? नई चेयर है। और ये क्या है? द आर्टिकल है। क्या है? द आर्टिकल, ठीक है। तो टूवर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? आर्टिकल। अब देखो जिस शब्द के आगे आर्टिकल लगेगा वो शब्द हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। अगर किसी शब्द के पहले ए एन या दा लगता है, ठीक है, किसी शब्द के पहले, तो वो आपका क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन। और नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट बना सकता है या सब्जेक्ट बना सकता है। नाउन और प्रोनाउन ही आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मतलब क्या है? ये दा के बाद जो ये न्यू प्लास्टिक चेयर, यानी कि जो चेयर के लिए हमने इस्तेमाल किया है किसको? दा को। तो ये चेयर क्या है हमारा? यहाँ पे चेयर है हमारा, यहाँ पे नाउन। और ये चेयर कैसी है? प्लास्टिक की है। तो ये इसकी विशेषता बता रही है कि प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक हो जाएगी एडजेक्टिव, ठीक है। और ये प्लास्टिक कैसी है? नई है, तो न्यू हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। और ये टूवर्ड्स का पूरा क्या हो जाएगा? नाउन का एक फ्रेज हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घुसर पुसर हो गई है ना। अच्छा कुछ पल्ले पड़ा है, एक आध अक्षर नहीं पड़ा आपके? बताओ मुझे, कुछ थोड़ा बहुत पड़ा है यहाँ पे पल्ले की भाई कौन सी चीज किसके लिए क्यों आई है? कुछ पल्ले पड़ा हो तो बताओ, ठीक है। एक दो दिन आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 दिन बाद आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं यहाँ पे आपको ये एडवांस इंग्लिश की क्लास लूं लास्ट के 10 मिनट, तो पूरा फोकस यहीं पे रखना कि क्या चीज मैं क्या बता रहा हूं। शुरू में एडजेक्टिव बोलूंगा, एडवर्ब बोलूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन बाद आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। वैसे बहुत आसान मैंने लिखा था, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा हैवी मैं सेंटेंसेस यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही लिखा होता है सेंटेंसेस में, घुमा फिरा करके एडवर्ब को एडजेक्टिव को बीच में घुसा दिया जाएगा। सब्जेक्ट आपको एक वर्ड का नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा का पूरा लाइन का एक सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा का पूरा ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है। हु हमने गर्ल के लिए इस्तेमाल किया था, इज भी गर्ल के लिए आया था। वैसे तो हु यहाँ पे एक तरह से अब आगे हो जाएगा, लेकिन ये आया था एक तरह से गर्ल के लिए ही, ठीक है। हु इज गोइंग टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स आपकी प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये चेयर के लिए ही आए हैं। ये दोनों एडवर्ब एडजेक्टिव हैं, ये दोनों तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव हैं। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बताएगा। तो नाउन हमारा चेयर है और चेयर नाउन है, किससे पता चला है? वैसे भी पता चल गया कि कुर्सी का नाम ही है किसी वस्तु का। बाकी
ये आर्टिकल है, इसने भी थोड़ा श्योर कर दिया कि भाई आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें है ना, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैनल है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, बहुत जल्दी उस पर कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इंग्लिश ग्रामर आपकी होती है इस तरह की, उसकी क्लासेस चलेंगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस का टाइम होता है मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।